बाबा केदारनाथ के कपाट रविवार को बंद हो गए और कल रात बाबा केदार की डोली ने रामपुर में रात्रि विश्राम किया। वहीं आज बाबा के पंचमुखी डोली रामपुर से गुप्तकाशी के लिए रवाना होगी। मंगलवार को डोली गुप्तकाशी से ऊखीमठ रवाना होगी, जहां ओमकारेश्वर मंदिर में अगले 6 महीने बाबा केदार की पूजा अर्चना की जाएगी। संदीप प्रसाद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामपुर में रात्रि विश्राम के बाद आज वहां से डोली रवाना हो रही है। संदीप, बताएं कि वहां पर कैसे स्वागत किया गया बाबा का, और आज जब वहां से रवाना हो रहे हैं तो क्या परंपरा है? जी बिल्कुल, मेनका आपको बता दें क्योंकि कल जो बाबा केदार के कपाट बंद हुए हैं 8:30 पर, और उसके बाद डोली केदारनाथ से और अपने प्रथम पड़ाव रामपुर के लिए रवाना हुई थी और हजारों भक्त उनके डोली के साथ चल रहे थे। और जो रामपुर है वो प्रथम पड़ाव है केदारनाथ यात्रा का, क्योंकि जब डोली जब कपाट खुलते हैं उस समय डोली गौरीकुंड जाती है और उसके बाद अंतिम पड़ाव गौरीकुंड के बाद केदारनाथ जाती है। लेकिन आज कल जो प्रथम पड़ाव था वो रामपुर था और वहां पर रात्रि प्रवास डोली ने किया है। और उसके बाद आज डोली जो है जो दूसरे पड़ाव है उनका गुप्तकाशी मंदिर पहुंचेगी, जहां पर विश्वनाथ मंदिर है, गुप्तकाशी है, भोलेनाथ का मंदिर है। और वहां पर जो तमाम मंदिर के पुजारी गण होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं गुप्तकाशी के, वो लोग डोली का स्वागत करते हैं, भव्य स्वागत करते हैं फूल पुष्पों के साथ और जयकारों के साथ। और आज डोली वहां पर विश्राम करेगी गुप्तकाशी। संदीप, ये बताएं रामपुर से गुप्तकाशी के बीच की दूरी कितनी है, कितना वक्त लगता है वहां पहुंचने में, और क्या इस बीच कहीं पर ठहरते भी हैं? डोली को लेकर लोग ठहरते हैं या कॉन्टिन्यूअस चलते रहते हैं? जी आपको बता दूं, रामपुर से और गुप्तकाशी के बीच लगभग 15 से 20 किलोमीटर का जो फासला है उसमें पैदल यात्रा होती है। और उस दौरान कई जगहों पर जहां पर भी भक्त होते हैं, खड़े होते हैं भक्त, जगह जगह पर जहां पर भी, वहां पर भक्त अपना इंतजार करते हैं बाबा केदार की डोली का। और जगह जगह जहां जहां पर भक्त इंतजार करते हैं वहां पर भक्त को दर्शन देते हैं बाबा केदार और उनको आशीर्वाद भी देते हैं। और उसके बाद डोली लगभग 15-17 किलोमीटर की ये फैसला तय करके, जो पैदल ट्रैक है इसको तय करके और गुप्तकाशी मंदिर पहुंचती है। और उसके बाद संदीप, एक और सवाल लोगों के जहन में होता है जो वहां नहीं मौजूद होते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, कि ये जो इतनी लंबी दूरी है वो भी नंगे पैर बर्फ पर चलकर, क्या वही 4-5 लोग होते हैं डोली उठाते हैं, या डोली जिन कंधों पर होती है वो कंधे भी बदलते रहते हैं? चुनाव कैसे होता है? डोली को कौन कौन उठाएगा अपने कंधे पर? जी बिल्कुल, इसमें कुछ लोग तय होते हैं जो तीर्थ पुरोहित समाज के लोग होते हैं, जो वेद पाठी लोग होते हैं, केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, जो भी लोग होते हैं मंदिर समिति के तीर्थ पुरोहित, इनका पूरा एक ग्रुप होता है। और उसमें अलग अलग लोग जब 4 लोग 2-2 करके लोग या 4-4 करके लोग डोली को ले जाते हैं। और उसके बाद जहां पर भी एक जब कुछ लोग थक जाते हैं फिर दूसरे लोग उस डोली को ले जाते हैं। और ये स्थिति होती है लगभग जहां जहां पर जिस हिसाब से आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से वहां पे लोग मौजूद होते हैं डोली को ले जाने के लिए। और जगह जगह पर जहां पर भी भक्त होते हैं वहां पर उनको डोली वहां पे भक्तों को दर्शन देती है। जी धन्यवाद संदीप इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो गुप्तकाशी के लिए अब रवाना होगी डोली और फिर आज रात गुप्तकाशी में ठहराव के बाद कल फिर वहां से रवाना होकर शीतकालीन गद्य स्थल पहुंचेगी। 3 दिन लगते हैं वहां पहुंचने में, ऊखीमठ पहुंचने में, और उसके बाद वहीं पर अगले 6 महीने तक बाबा केदार दर्शन देने वाले हैं। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन धाम में पुनर्निर्माण के कार्यों में तेजी अब देखने को मिलेगी। साल 2025 की यात्रा में क्या कुछ नया मिलने वाला है यात्रियों को, हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रदेश की 4 धाम यात्रा में सबसे कठिन यात्रा बाबा केदारनाथ धाम की होती है, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों की आज भी कमी देखने को मिलती है। बाबा केदारनाथ धाम में हर साल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सरकार अतिरिक्त व्यवस्थाओं को करने जा रही है, जो कि अगले साल की यात्रा के दौरान देखने को मिलेगा। अगले साल की यात्रा में क्या खास होगा आपको बताते हैं। 12,000 यात्रियों के ठहरने की संख्या बढ़कर 20,000 हो जाएगी। तीर्थ पुरोहितों को 48 घर मिलेंगे। अपने यजमानों को आप तीर्थ में ठहरा सकेंगे। अभी हेली सेवा को 9 ऑपरेटर संचालित करते हैं और अगले साल से 12 ऑपरेटर संचालित कर सकेंगे। एक रास्ते से आएंगे और दूसरे से धाम से जाने का रास्ता होगा। अगले साल पुराना रास्ता खोलने की भी तैयारी की जा रही है। अगले साल से 24 घंटे यात्रा चलाने की भी तैयारी है।
यात्रा मार्ग पर 24 घंटे बिजली देने की तैयारी है। साथ ही केदारनाथ धाम में नया अस्पताल भी अगले साल से मिल जाएगा, जिसमें हर प्रकार की व्यवस्था भी मिलेगी। इसके साथ ही रोपवे की भी आधारशिला रखी जाएगी। केदारनाथ धाम में यात्रियों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था देने के लिए सरकार पूरे साल धाम में काम करवा रही है, जिससे आगामी यात्रा सरल और सुगम हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी का वक्त बदल जाएगा, यानी जिला अस्पतालों से लेकर पीएचसी और सीएचसी में आज से इलाज का वक्त बदल जाएगा। अभी तक ओपीडी का वक्त सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का था। आज से इसमें बदलाव होगा और अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, दोपहर 2:30 बजे तक ओपीडी काउंटर से आप पर्चा बनवा सकते हैं। दरअसल मौसम बदलने के बाद ठंड बढ़ने की वजह से टाइमिंग में बदलाव किया गया है। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, ओपीडी में बदलाव, टेम्परेचर कितना बढ़ा है पहाड़ों में और ये फैसला हर साल लिया जाता है? देखिए, बिल्कुल ये हर साल का फैसला है। 6 महीने तक ओपीडी का समय में बदलाव रहता है और सुबह 9 से 3 बजे तक ओपीडी का समय रहेगा और जो पर्चियां हैं ओपीडी काउंटर से वो 2:30 बजे तक काटी जा सकती हैं, क्योंकि मौसम पहाड़ में बहुत तेजी से बदल रहा है और जो ऊपरी इलाके हैं, केदारनाथ जैसे इलाके हैं, वहां पे तो बर्फबारी हो गई है और जो धाम है वो बंद कर दिए गए हैं और ये सब मौसम का ही असर है। और यही वजह है कि पहाड़ के लिए स्पेशल टाइमिंग रखी गई है कि ओपीडी का समय देर से शुरू होगा और फिर देर से ही खत्म होगा। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, यानी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, इनमें सब में ओपीडी के समय में ये बदलाव आज से लागू हो जाएगा। तो इसलिए जो भी मरीज चाहें तो इस टाइमिंग को ध्यान में रखते ही वो जाएं, क्योंकि अभी तक सुबह 8 बजे से शुरू होती थी ओपीडी और पहाड़ में क्योंकि मौसम में बहुत बदलाव हो रहे हैं और टेम्परेचर में भी गिरावट देखी जा रही है और उसी को देखते हुए ये बदलाव किया गया है। जी शैलेंद्र, साथ ही ये भी बताएं कि अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर और क्या क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, अस्पतालों की जो टाइमिंग है वो तो यही है और इसके अलावा बहुत सारे जो ट्रांसफर पिछले दिनों हुए थे उन डॉक्टर्स ने अभी ज्वाइन किया है। जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें नए डॉक्टर्स, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो मिलने शुरू हो गए हैं और आज से वो डॉक्टर्स भी कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ज्वाइन हैं, वो करने वाले हैं। तो स्किन स्पेशलिस्ट और ये सारे डॉक्टर्स जो है वो आज से, जैसे हल्द्वानी के हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, तो उनमें कई सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आज से ज्वाइन करने वाले हैं। तो मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। और हल्द्वानी का जो बेस हॉस्पिटल है वहाँ आज से सिटी स्कैन भी आज से शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आज की। जी शैलेंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। ठंड की वजह से ओपीडी की टाइमिंग में बदलाव है, अब 1 घंटा डिले कर दिया गया है। पहले सुबह 8 बजे से शुरुआत होती, अब 9 बजे से शुरुआत होगी और 3 बजे तक ओपीडी में डॉक्टर मरीजों को देख सकेंगे। हालांकि जो पर्चियां कटवाने का वक्त है वो 2:30 बजे तक का है आखिरी। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में एक युवक का जला शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान यूपी के संभल निवासी गोपाल के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। जला शव पुलिस को प्राप्त हुआ था, जो प्रथम दृष्टया बिल्कुल हत्या का एक मामला हमें स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। और पुलिस के द्वारा जब इसमें अभी इसकी पहचान की कोशिश की गई है तो इसका नाम गोपाल पुत्र हरिशंकर संभल निवासी ये रहा है, इसका कुछ हमें पता लगा है। ऋषिकेश के श्यामपुर में अवैध रूप से शराब की बिक्री पर लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने रेस्टोरेंट में अवैध रूप से बेची जा रही शराब की पेटियां जब्त कर ली और मौके पर खूब हंगामा किया। हालांकि रेस्टोरेंट संचालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही रायवाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस को पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि यहां पर अवैध रूप से शराब बेची जाती है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। अवैध तरीके से शराब बिकने का मामला यहाँ पर लोगों के सामने था और बार बार इसकी शिकायत आ रही थी। और आज ग्रामीणों ने इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर ड्रग्स की भी बात आ रही थी, ड्रग्स भी बिकने लगी थी, तो ग्रामीणों ने यहाँ पर एक करा कि भाई आज इसके खिलाफ मोर्चा खोलने का आज रखा था। अगर नैनी झील में बिना लाइफ जैकेट कोई भी बोटिंग करता नजर आएगा तो अब प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा। नगर पालिका ने सभी नाव चालकों को लाइफ जैकेट दिए हैं
और निर्देश ये है कि कोई भी पर्यटक बिना लाइफ जैकेट के बोटिंग न करे। 3 साल बाद नाव चालकों को प्रशासन की ओर से लाइफ जैकेट्स बांटे गए। इससे पहले 2 साल से नाव चालक परेशान थे और लगातार पालिका से लाइफ जैकेट की मांग कर रहे थे और इसके लिए नाव चालकों ने 60 लाख रुपए जमा भी किए। डीएम के निर्देश के बाद लाइफ जैकेट्स तो मिल गए, लेकिन नियमों का पालन भी कठोरता से करने के निर्देश दिए गए हैं। मामला बड़े लंबे समय से चल रहा था कि बहुत साल से वो जैकेट्स नहीं मिली हैं, तो मिलने के बाद जो भी उनको नहीं पहनेंगे या किसी भी प्रकार से ऐसे उल्लंघन की शिकायतें आती है या किसी टूरिस्ट की जान को खतरे में डालने वाली कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर नियमानुसार एक्शन लिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां आज सीएम धामी केंद्रीय हिंदी समिति की 32 मीटिंग्स में शामिल होंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह मीटिंग में चीफ गेस्ट होंगे। आज दोपहर 3:30 बजे मीटिंग की शुरुआत होनी है। तो आज हिंदी समिति की 32वीं बैठक भी है। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम धामी। केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। कई अलग अलग कार्यक्रमों में भी उनके शामिल होने की खबर है। 32 मीटिंग है हिंदी समिति की, जिसमें 32वीं मीटिंग जिसमें वो शामिल होंगे। अमित शाह इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। चीफ गेस्ट भी अमित शाह ही होंगे। आज दोपहर 3:30 बजे मीटिंग की शुरुआत होनी है। केदारनाथ चुनाव प्रचार का दूसरा फेज शुरू हो चुका है और इस फेज में बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक अब मोर्चे पर नजर आएंगे। बीजेपी की ओर से बड़ी जनसभाओं की तैयारी की जा रही है तो कांग्रेस की प्लानिंग गांव-गांव जाकर प्रचार करने की है। केदारनाथ में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दीपावली के बाद चुनाव प्रचार का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। अब बारी स्टार प्रचारकों की है। बीजेपी 10 नवंबर से केदारनाथ में अपने स्टार प्रचारक उतारने जा रही है। इसके तहत 10 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 3 बड़ी जनसभाएं पार्टी ने प्रस्तावित की है। इस बीच 3 बड़े सम्मेलन कराने की भी तैयारी है ताकि हर वर्ग के वोटर तक पार्टी अपनी बात पहुँचाई जा सके, जिनमें पूर्व सैनिक सम्मेलन, महिला मोर्चा सम्मेलन और अनुसूचित जाति सम्मेलन शामिल हैं। दूसरे फेज में सांसद अनिल बलूनी और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत भी यहां लगातार कैंप करते हुए नजर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की 3 बड़ी सभाएं हम अभी वहां प्रस्तावित हैं, उसकी घोषणा 1-2 दिन के अंदर कर लेंगे। इसके अलावा सैनिकों, पूर्व सैनिकों का सम्मेलन, महिला सम्मेलन और अनुसूचित जाति का सम्मेलन, 2-3 बड़े सम्मेलन भी हमने करने का निश्चय किया है। मेरा भी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनेकों गांवों पर मेरा प्रत्यक्ष जाना होगा। उधर कांग्रेस ने भी 6 नवंबर से स्टार प्रचारक उतारने का प्लान तैयार किया है, लेकिन कांग्रेस का फोकस बड़ी जनसभाओं के बजाय नुक्कड़ सभाएं करने का है। इस फेज में कांग्रेस नेता पदयात्रा करते हुए भी नजर आएंगे। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का कहना है कि हम दिखावे के लिए नहीं, धरातल पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस इस चुनाव को दिखावे के लिए नहीं लड़ रही है। कांग्रेस इस चुनाव को जमीन पे लड़ेगी। हमने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि कोई कितना ही बड़ा नेता हो, लेकिन वो अपने पोलिंग बूथ पे अप होनी चाहिए पार्टी। दीपावली के जश्न के बाद एक बार फिर चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का केदारनाथ पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने बाहर से करीब 200 से अधिक नेताओं को केदारनाथ में जिम्मेदारी सौंपी है, तो कांग्रेस ने भी केदारनाथ में नेताओं की ड्यूटी फिक्स कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनावों की आहट से पहले हरिद्वार में चुनाव लड़ने के दावेदार तैयारी में जुट गए हैं। राजनीतिक दलों के नेता त्योहारी सीजन में तरह तरह के आयोजन कर पब्लिक से संवाद तो कर ही रहे हैं, साथ ही विरोधियों को भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होने हैं। संभावना जताई जा रही है कि नवंबर के महीने के आखिर तक चुनावी आचार संहिता भी लग सकती है। ऐसे में हरिद्वार में मेयर, पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव लड़ने के दावेदारों ने त्योहारी सीजन का जमकर फायदा उठाया। जो कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं उनको हमें जोड़ने का एक प्रयास है और हम भविष्य में हरिद्वार में कांग्रेस को इतनी मजबूत करेंगे कि सामने उसके कोई भी टिक न पाए। राजनीतिक दलों की ओर से दीपावली मिलन समारोह
और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर भीड़ जुटाई गई, जिसमें टिकट के दावेदारों ने पार्टी नेताओं के सामने खुद को पेश किया, वहीं पब्लिक से भी संवाद किया। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं जिसमें ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं, इसमें लोगों को मैसेज और लोगों को बधाई देने का एक बड़ा माध्यम होता है, और दूसरा विरोधी दलों को अपना शक्ति प्रदर्शन भी इसके द्वारा किया जाता है। जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है सब पब्लिक के बीच में रहना चाहिए, पब्लिक से जुड़े रहना चाहिए, और ये भी एक कार्यक्रम एक अच्छे माध्यम होते हैं। और आप देखिए चुनाव आएंगे तो उसमें हमारे पार्षदों के प्रत्याशी भी बहुत हैं और मेयर प्रत्याशी भी हैं। टिकट मांगने का अधिकार सबको है। चुनावी राजनीति करने वाले नेता किसी भी मौके पर खुद को जनता का हितैषी जताने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वहीं अब देखना होगा कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से, जहां नमामि गंगे घाट पर गंगा महोत्सव होगा, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल शिरकत करेंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। गंगा महोत्सव में कई कार्यक्रम होने हैं, जिसके जरिए लोगों को गंगा की स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की धामी सरकार उत्तराखंड के सभी ट्रैकिंग रूट्स को विकसित करने की योजना बना रही है, और इसी के तहत पुराने ट्रैक को विकसित करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। पहाड़ में पर्यटन को पंख लगाने के लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। इसीलिए पुराने बंद पड़े ट्रैकिंग रूट को फिर से चालू करने का प्लान है। दरअसल ब्रिटिश हुकूमत में साल 1902 में वायसराय लॉर्ड कर्जन उत्तराखंड आए थे। तब वो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के इतने मुरीद हुए कि उन्होंने अल्मोड़ा से ग्वालदम, वाण, सुतोल, कनोल के साथ रामड़ी, झीझी, पाणा और कुंवारी पास तपोवन तक करीब 200 किलोमीटर का पैदल ट्रैक का निर्माण करवाया था। लेकिन उसके बाद ये रूट बंद हो गया। मगर अब केंद्र और राज्य सरकार ट्रैकिंग रूट को सड़क से जोड़ने जा रही है। और पूरी तरीके से इस तरह के और भी जितने ट्रैक है और भी जितने महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन सबको हम और अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहते हैं। मैं एक और बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में नंदा राज्यात यात्रा की भी शुरुआत होगी, उसकी तैयारी की भी हमने शुरुआत की है। बहुत ही जल्दी आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हम लोग पूरे प्रशासन के साथ यात्रा की तैयारी के लिए भी बैठने वाले हैं। जितने प्रमुख हमारे ट्रैक हैं उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। लॉर्ड कर्जन ट्रैक के विकसित होने से जहां एक तरफ पर्यटन की संभावनाएं और बढ़ेंगी, तो वहीं भविष्य में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क और विकसित होगी। इसके साथ ही चारों धाम की यात्रा में भी इसका फायदा मिलेगा। इसीलिए इस सड़क निर्माण का काम BRO जल्द शुरू करने जा रहा है। ये सड़क BRO को मिला है काम, और करीब 30 किलोमीटर का काम BRO उसमें करेगी, जो लॉर्ड कर्जन ट्रैक नाम से भी जाना जाता था। तो एक तो ये वैकल्पिक रूट हमें उपलब्ध हो जाएगा बद्रीनाथ जी को जाने का, तो मैं समझता हूँ इससे पर्यटन को फायदा मिलेगा और पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। चमोली जिले में कई ऐसे गांव हैं जो दुर्गम इलाकों में हैं और जहां ट्रैकिंग की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने से स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा और जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं वो भी वहां तक पहुंच पाएंगे। जो लॉर्ड कर्जन ट्रैक है ये काफ़ी हमारे यहाँ पे काफ़ी फेमस ट्रैक है, जिससे हमारा कुमाऊं और गढ़वाल दोनों एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। जिसमें हमारा ग्वालदम हो गया, अपना इधर थराली वाली बेल्ट हो गई, नंदप्रयाग हो गया, घाट हो गया, सितोल, रामणी, जितने भी हमारे ये वाइब्रेंट विलेज है, ये सारा कवर। चमोली की ऊंची चोटियों को देखने के लिए साल भर देशी विदेशी पर्यटक उत्तराखंड आते हैं और दुर्गम ट्रैकिंग रूट विकसित होने पर पर्यटन तो बढ़ेगा ही, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। खनन विभाग ने साल के शुरुआती 4 महीने में ही 333 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया, जो कि बीते साल की अपेक्षा करीब 2 गुना है। सरकार का कहना है कि ये उसके कुशल प्रबंधन की वजह से ही मुमकिन हुआ है, जबकि विपक्ष इस पर भी सवाल खड़े कर रहा है।
उत्तराखंड में माइनिंग रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स रहा है और यही वजह है कि सियासत भी इसके इर्द गिर्द घूमती रही है। कोई सरकार ऐसी अछूती नहीं रही जिसमें खनन मुद्दा न बना हो, लेकिन इस बार खनन विभाग ने रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया तो सरकार भी पीठ थपथपाकर शाबाशी देने में पीछे नहीं रही। साल 2022-23 में जहां साल भर में खनन विभाग ने कुल 472 करोड़ का राजस्व हासिल किया, वहीं इस साल केवल 4 महीने में ही 333 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। सीएम का कहना है कि इस साल अब तक का सबसे अधिक 1200 करोड़ का टारगेट रखा गया है। माइनिंग डिपार्टमेंट का दावा है कि उसने 3 कदम उठाए, जिसकी वजह से उसे सफलता मिली है। माइनिंग पॉलिसी का सरलीकरण किया गया। ई ऑक्शन पॉलिसी के जरिए 150 से ज्यादा पट्टे आवंटित किए गए। माइनिंग के लिए प्रमुख 4 जिलों हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर और नैनीताल में खनन का ठेका एक ही कंपनी को दिया गया, जिससे खनन चोरी कंट्रोल हुई। खनन विभाग ने इस वर्ष बहुत अच्छा नियोजन करा है और जो भी हम उसमें नीति लेकर आए हैं, पहले के सालों में पूरे साल भर में 300 करोड़ रुपए बहुत मुश्किल से राजस्व प्राप्ति होती थी और अक्सर ये सवाल उठते थे कि खनन में चोरी हो रही है, अवैध खनन हो रहा है। इस बार अभी 6 महीने का खनन सत्र चला है और 6 महीने में लगभग 600 करोड़ के बराबर राजस्व प्राप्त हो गया और पूरे साल भर में 1200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। सरकार ने विभाग की पीठ थपथपाई तो भला विपक्ष चुप कैसे रहता। कांग्रेस का कहना है कि ये राजस्व सरकार के कुशल प्रबंधन से हासिल नहीं हुआ है, बल्कि जनता पर बिल्डिंग मटेरियल की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ डालकर हासिल किया गया है। अगर राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है तो इसका लाभ आम नागरिकों को भी मिलना चाहिए। आज खनन सामग्री भवन निर्माण के लिए अगर वो लेने जाते हैं तो उसके ऊंचे दाम देख करके वो मकान बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, दुकान बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, अन्य निर्माण करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो खनन सामग्री सस्ती होनी चाहिए, आम लोगों को राहत मिलनी चाहिए, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन आम आदमी महंगाई की मार झेले और सरकार अपने खजाने भरे, ये बात हजम होने वाली नहीं है। खनन से जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें वृद्धि हुई है। अब क्योंकि कांग्रेस का कोई विषय बचता नहीं है, आखिरकार रेट बढ़ाने के जिस तथ्य को कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं वो तथ्य को कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। चोरी रोकी गई और कालाबाजारी जो उस रूप में होती थी उसमें कड़ाई से उसको रोकने का सरकार द्वारा प्रयास किया गया, उसके परिणाम भी हमारे सम्मुख है। बहरहाल विपक्ष के आरोपों के बीच इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आय के सीमित स्रोत के बीच माइनिंग से मिल रहा रिकॉर्ड राजस्व सरकार के लिए संजीवनी से कम नहीं है। माइनिंग के बाद परिवहन दूसरा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने रेवेन्यू कलेक्शन में खुद को सरकार की टॉप लिस्ट में शामिल किया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। साइबर ठगों के नए पैतरे में फंसकर अब जनता मेहनत की कमाई गंवा रही है और इस वक्त सबसे ज्यादा मामले डिजिटल अरेस्टिंग के सामने आ रहे हैं, जिसमें साइबर अपराधी गिरफ्तारी का डर दिखाकर लोगों की गाढ़ी कमाई हड़प रहे हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको ये स्पेशल रिपोर्ट। इन दिनों डिजिटल अरेस्टिंग के नाम पर लोग ठगी का शिकार बन रहे हैं। आलम यह है कि साइबर अपराधियों ने बीते 6 महीनों में ही उत्तराखंड के 63 से ज्यादा लोगों के साथ 30 करोड़ रुपए की ठगी की है, जिनमें सबसे ज्यादा देहरादून के 40 लोग शामिल हैं जो साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। डिजिटल अरेस्टिंग के 63 मामले दर्ज। साइबर ठगों ने 30 करोड़ 50 लाख रुपए ठगे। देहरादून में 40 लोगों के साथ हुई ठगी। अभी तक 7 आरोपी हुए अरेस्ट। अब इसमें अमूमन क्या होता है कि कोई भी विक्टिम जो होता है उसको कहा जाता है कि आपको बोलेंगे कि कोई व्हाट्सएप पे आपको संपर्क करेगा और बोलेगा कि आपके खिलाफ कोई एविडेंसेस आए हैं, कोई पार्सल पकड़ा गया है, और उसके बाद वो पैसे की मांग करता है और जिस क्रम में आदमी को कहा जाता है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया है, जब तक आप इतना पेमेंट या भुगतान नहीं करोगे तब तक आप इस रूम से या इस कैमरे के सामने से नहीं जा सकते। दरअसल डिजिटल अरेस्टिंग मामलों में साइबर ठग गिरफ्तारी का डर दिखाकर सामने वाले को घर में ही रहने को मजबूर करते हैं। अपने वीडियो कॉल के बैकग्राउंड को किसी पुलिस स्टेशन की तरह बना लेते हैं। वीडियो कॉल करने वाले लोग भी पुलिस की वर्दी में ही होते हैं।
इसके बाद वो झूठे आरोप लगाते हैं और जमानत की बातें कहकर पैसे ठग लेते हैं। अपराधी इस दौरान पीड़ित को वीडियो कॉल से हटने भी नहीं देते हैं और ना ही किसी को कॉल करने देते हैं। जिस क्रम में आदमी की मानसिक जो कह सकते हैं, जो उसकी कह सकते हैं मनोदशा होती है, जिसमें इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो लाखों से करोड़ों रुपए देने लग जाता है और बाद में जब ये पैसा दे चुका होता है और जब वो किसी और व्यक्ति से पूछता है तब उसे समझ में आता है कि ये जो डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम है वो उसी का शिकार हो गया है। तो जिस क्रम में लगातार हमारी जो साइबर पुलिस है, लगातार हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें काफी लोगों के पैसे भी हमने बचाए इस स्कैम में। बट हमारा सबसे जनता से यही अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें जागरूकता फैलाएं। डिजिटल अरेस्टिंग से पूरा देश आज त्रस्त है और इसका जिक्र पीएम मोदी भी कर चुके हैं, लेकिन इस अपराध से निपटने के लिए सावधानी ही बचाव है। अगर आपको डराने या धमकाने का कोई ऐसा कॉल आता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें और ऐसे में कभी दबाव में न आए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।